नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ राजेश बंसल जी हैं। राजेश बंसल जी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मिडास फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड के। आजकल एक सवाल जो मैं बंसल साहब से पूछने जा रहा हूं, बहुत लोगों के जहन में रहता है और वो सवाल है कि निफ्टी क्या 20,000 तक जाएगा? जाएगा तो कब जाएगा? इन्हीं सवालों के जवाब आज हम बंसल साहब से लेंगे। लेकिन उसके साथ साथ जब हम ये जवाब लेंगे तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि इस बारे में उनकी फंडामेंटली क्या राय है, क्या टेक्निकल एनालिसिस कहती है और क्या रिस्क भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो आइए इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं बंसल साहब के साथ। बंसल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सर। बंसल साहब, क्या निफ्टी 20,000 जाएगा? बड़ा सवाल सबके जहन में इन्वेस्टर्स के घूम रहा है आज। विशाल जी, निफ्टी 20,000 तो क्या 30,000 भी जाएगा। क्वेश्चन ये सर कब तक जाएगा। मेरे को अभी भी याद है 2003 में जब मैं टाटा म्यूचुअल फंड में काम करता था तो लोग पूछते थे क्या सेंसेक्स 20,000 जाएगा। उस समय सेंसेक्स 3,000 था, आज सेंसेक्स 60,000 भी हो गया है। तो जाएगा और मेरे को लगता है ये अगले साल 2023 में चला जाएगा। और मैं सरप्राइज नहीं हूंगा अगर निफ्टी 20,000 के आसपास बजट से पहले ही चला जाए। आपने मेरे दूसरे सवाल का जवाब भी इसी के साथ दे दिया। लेकिन मैं आपसे एक चीज अब समझना चाहूंगा कि क्या ऐसे फंडामेंटल्स हैं, मतलब जो आपको इतना कॉन्फिडेंटली लग रहा है कि ये 20,000 जल्दी जाएगा और उससे भी आगे तक जाएगा? विशाल जी, फंडामेंटल रीजन सिर्फ इतना ही है कि मार्केट अर्निंग्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है। मार्केट में कहा जाता है कि मार्केट इज स्लेव ऑफ अर्निंग्स। तो जैसे जैसे निफ्टी 50 की कंपनियों की या किसी भी शेयर की अर्निंग ज्यादा आती है तो वो शेयर ऊपर जाता है, इसलिए निफ्टी ऊपर जाता है। जैसा आप जानते हैं निफ्टी 50 कंपनियों से मिलकर बना है तो उसकी एक ईपीएस होती है और जिस ईपीएस में ग्रोथ आती है तो निफ्टी ऊपर जाता है। सन 2010 से 2020 को हम लॉस्ट डिकेड बोलते हैं क्योंकि उसमें निफ्टी 50 का ईपीएस जो 265 था सन 2010 में, 2020 तक सिर्फ 2075 से 465 तक ही पहुंच पाया। 80% के आसपास की ग्रोथ आई। और अब हम देख रहे हैं कि अब मार्केट में जो एनालिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि इस मार्च 2023 की जो निफ्टी 50 का ईपीएस है 850 से 870 आने की उम्मीद है और मार्च 24 में 1,000 को क्रॉस करने की लोग बात कर रहे हैं। कंजर्वेटिव भी बात करें तो 950 का ईपीएस आना चाहिए मार्च 2024 का। और मार्केट एक प्राइस अर्निंग मल्टीपल से उसको मल्टीप्लाई करती है ईपीएस को वैल्यू को निकालने के लिए। तो उसमें अगर आप देखें तो निफ्टी 50 प्राइस अर्निंग का जो बेस है वो 18 का ऑन एन एवरेज रहता है, लॉन्ग टर्म एवरेज, और हायर साइड पे वो 22 से 24 जाता है। तो अगर लॉन्ग टर्म एवरेज की बात करें 18 से 750 को मल्टीप्लाई करें तो 17,000 एक बेस लेवल आता है। और अगर ऑन एवरेज 20 की बात करें 950 को तो 19,000 का लेवल आता है। तो उससे हमें लगता है कि 19,000 जाना चाहिए। और अगर 22 जैसा निफ्टी 50 यूफोरिया बन जाएगा तो 21,000 भी जा सकता है। तो उस बेस पे लगता है। और ये क्योंकि ऐसी अर्निंग्स, क्योंकि अगले मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग होती है तो मार्केट इस अर्निंग को मार्च 2022 से पहले मतलब बजट के आसपास डिस्काउंट कर लेगी क्योंकि उसे अगले साल की अर्निंग का एस्टिमेशन हो जाएगा। तो उस हिसाब से अगर अर्निंग्स उसी ट्रैक पे आ रही होंगी तो ये लेवल आपको बजट से पहले ही दिख जाएंगे। और अगर किसी वजह से अर्निंग में उतनी ग्रोथ नहीं आती जो हमने प्रोजेक्ट की हुई है तो ये अगले साल सितंबर अक्टूबर तक आने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। तब तक मार्च 24 की अर्निंग भी काफी हद तक अजूम हो चुके होंगे और मार्केट में 25 की अर्निंग की बात करनी लगेगी। तो इसलिए मेरे लगता है अगले साल या निफ्टी जाना चाहिए। ये तो हमने बात की बंसल साहब, फंडामेंटल्स जो आप कह रहे थे। टेक्निकली भी क्या लगता है? टेक्निकली भी उतना ही साउंड? यस सर। तो टेक्निकल भाषा की बात करें तो इसमें 2 रीजन से मैं इसको बताने की कोशिश करूंगा। मार्च 2020 पे मार्केट ने बहुत सिग्निफिकेंट बॉटम लगाया था 7,511 और वहां से 18,604 अक्टूबर 2021 में हो गई शॉर्ट स्पेन के अंदर। तो ऐसी रैली थर्ड वेव में ही आती है। तो इसको पूरी राइज को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 7511 से 9989 जो वेव 1 थी, 9989 से 8806 वेव 2 थी और 8806 से 18,604 वेव 3 थी। वेव 3 में करीब 9800 पॉइंट, करीब 10,000 पॉइंट की रैली मार्केट ने विटनेस की और उसकी फोर्थ वेव में करेक्शन चल रही है जो बार बार अप एंड डाउन हो रहा था। और मेरे को लगता है जून 2022 में 15,200 पे फोर्थ वेव कंप्लीट हो गई और फिफ्थ स्टार्ट हो चुकी है। अगर ऐसा है तो फिफ्थ वेव में नॉर्मली 61.8% ऑफ थर्ड वेव चलता है जो रफली 6,000 पॉइंट होगा। तो अगर उसको 15,200 में जोड़ दें तो 21,200-300 कुछ आता है। मिनिमम 38% तो चलता ही है। 3800 पॉइंट 15,200 में जोड़ते तो 19,000 आता है। तो एक तो वहां से हम ये लेवल निकालने की बात कर रहे हैं। दूसरा, हम अगर बात करें कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है मार्केट में जो
16,850 पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या होता है, एक अगर आदमी को उल्टा लटके, एक हेड होता है और उसके दो शोल्डर हैं, तो 15,200 पे हेड बना, 16,850 पे दो शोल्डर बने और उसकी हाइट के बराबर मार्केट चलती है। तो ये करीब 1700 पॉइंट की रैली हुई, तो उससे 18,500-600 के आसपास लेवल बनता है। एक दूसरा हेड एंड शोल्डर पैटर्न 19,400 पे दो शोल्डर बने, 15,200 पे हेड बना, तो अगर उसकी वैल्यू निकालें तो 2,200 पॉइंट की रैली बनती है। तो 17,400 में 2,200 जोड़ते 19,600 आता है, एक वहां से आता है। तीसरा, एक मार्केट ने 3 टॉप बनाने की कोशिश करी 18,604 अक्टूबर 2021 में, फिर जनवरी 22 के अंदर 18,300, फिर अप्रैल के अंदर 18,100। अगर हम तीनों लाइन पॉइंट्स को जोड़ के लाइन बनाए जाए, फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन बोलते हैं, जो 17,800 1800 आती है, मार्केट उस पर आजकल ट्रेड कर रही है। और जैसे उसको तोड़ के कंफर्म हो जाता है ब्रेकआउट, तो 2,000 पॉइंट की रैली हो आती है, तो 19,800 20,000 हो जाता है। तो उस बेस पे मैं आपसे कह रहा हूँ। अच्छा बंसल साहब, अगर बाजार का, शेयर बाजार का इतिहास देखें तो ऐसा पहले कई बार हो चुका है कि शेयर बाजार ने फंडामेंटल्स और टेक्निकल चीजों को चकमा दिया। तो मैं फिर ये जानना चाहूंगा कि इसमें रिस्क भी क्या है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन पूछा विशाल जी। हर इक्विटी इन्वेस्टमेंट में रिस्क होती है और कभी भी कुछ भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है, कई सारे फैक्टर ऐसे हो सकते हैं जो कुछ भी कर सकते हैं, मार्केट को डाउन ट्रेंड में भी ला सकते हैं। पर इसके इसमें लॉन्ग टर्म में अगर हमारा लेवल पर रिस्क ये हो सकता है कि हमारी अर्निंग्स ना आए। जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो मार्केट है, वैल्यूएशंस आर स्लेव्स ऑफ अर्निंग्स, अर्निंग्स नहीं आती है। जो हमने बात की 850 870 ईपीएस आने की 23 में और 1950 आने की 24 में, अगर ऐसा नहीं आता है तो मार्केट को डिसअपॉइंटमेंट होगी, मार्केट उस लेवल पे नहीं जाएगी और करेक्ट हो सकती है। और सिमिलरली टेक्निकल भाषा की बात करें, ऐसा होगा अगर 16,800 के नीचे निफ्टी बंद हो जाती है तो फिर वो टेक्निकल जो ब्रेकआउट हमने बात की तो फेल हो जाएंगे, फिर वो टारगेट नलीफाई हो जाते हैं। अच्छा बंसल साहब, इस समय किसी भी जो इन्वेस्टर है उसको क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से इन्वेस्टर को इक्विटी में स्टे इन्वेस्टेड रहना चाहिए। अगर उसके लॉन्ग टर्म गोल है और उसका लॉन्ग टर्म होराइजन है तो उसे बिल्कुल भी विचलित नहीं होना चाहिए। और अगर कोई करेक्शन आती है तो उसमें इक्विटी एलोकेशन को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जैसे अभी आपने देखा कि हमारी इकोनॉमी अभी $3 ट्रिलियन हो गई और नंबर 5 हम वर्ल्ड में हो गए हैं, ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए। और हमारे इकोनॉमिस्ट बात कर रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी $5 ट्रिलियन हो जाएगी आने वाले समय में और नंबर 3 पे हम पहुंच जाएंगे। और ऐसा विशाल जी 2 बार हुआ है, 2 इकोनॉमी वर्ल्ड में थी, यूएस और चाइना। चाइना 2005 से 2010 में $2.5 ट्रिलियन से 6 ट्रिलियन हो गया है, तो उस समय उसकी मार्केट ने 19% की CAGR रिटर्न दी। और यूएस में 1978 से 99 तक की इकोनॉमी 2.5 ट्रिलियन से 6 ट्रिलियन की तरफ गई थी, तो वहां की मार्केट ने 11% का रिटर्न दिया, CAGR रिटर्न। तो हमारी मार्केट भी उसी तरह की रिटर्न देगी। तो इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को स्टे इन्वेस्टेड रहना चाहिए, हर करेक्शन को अपॉर्चुनिटी मान के अलोकेशन को बढ़ाना चाहिए और घबराना नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद बंसल साहब, आपने काफी डिटेल में चीजों को बताया। इस तरह की और भी जानकारी अगर आप चाहते हैं, आप इच्छुक हैं, आप इन्वेस्ट करते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। आने वाले समय में हम आपको और भी इस तरह की बातें बताते रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।